चलिए, नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सबको। बात करके गए थे कुछ, कल फर्स्ट क्लास ही हुई थी मेरी, है ना। चलो ठीक है। कल यहाँ से जब गया था तब मैं आपको एक सेंटेंस लिखवा के गया था। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता है। ओके, ये क्यों लिखवाया, इसके पीछे की कहानी सुन लेते हैं और फिर हम बात करते हैं अपने कंटेंट पर। तो वो जो शब्द है उस पर आ जाता हूं मैं, क्या शब्द है और क्या नहीं है और क्या किस तरीके से लिखना है। ये एक शब्द है महत्वाकांक्षा, ठीक है, का मोती निष्ठुरता की सिप्पी में पलता है। निष्ठुरता की सिप्पी में पलता है। ये आपका एक छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत काम का है। सबसे पहले बात करते हैं महत्वाकांक्षा। क्या होता है महत्वाकांक्षा? वह आकांक्षा जिसको हम महत्व दे रहे हैं। आकांक्षा का मीनिंग होता है इच्छा। आपकी जीवन की अभी एक ही इच्छा होनी चाहिए और वो है इन केन प्रकार कैसे भी आपका सुपरवाइजर में क्या हो जाए, सिलेक्शन। ये आपके जीवन की है अभी वर्तमान में महत्वाकांक्षा। अब इस आकांक्षा को आप पूरा करने के लिए किस प्रकार प्रतिबद्ध हो, ये डिपेंड करता है आप पर। उसके लिए आपको निष्ठुर बनना पड़ेगा। निष्ठुर का मीनिंग होता है कठोर। उसका एग्जाम्पल दिया गया है, मोती मुलायम है, नाजुक है। उस मोती को बनने के लिए अगर सीपी का कठोर आवरण नहीं होगा, सीपी जानते होंगे आप, सीप, वो मोती उसमें पलता है। मोती बहुत सॉफ्ट, मुलायम, नाजुक है। मोती का मतलब है आपकी सुपरवाइजर की सिलेक्शन की प्रक्रिया होने के बाद आप जो सेलेक्ट हो करके आओगे वो है आपके जीवन का मोती। वो करने के लिए आपको सीपी के खोल की तरह कठोर बनना पड़ेगा। अब कठोर कैसे? सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो है मोबाइल। कौन है? मोबाइल। पहले इससे विरक्ति लेनी पड़ेगी। ले लिया आपने, यहाँ पर प्रोटोकॉल है बहुत सारों ने, आपके के नियम जो पहले से चले आ रहे हैं बहुत सारों ने उसको फॉलो किया है। ठीक है, कुछ हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो कहीं खुद रूम लेकर के रहते हैं, तो वहां हम मोबाइल साथ में रखते हैं। ठीक है, तैयारी करने वाले होते हैं जो तो रूम लेकर के भी रहते हैं। ये हमारा सच्चा साथी होते होते कभी कभी दुश्मन बन जाता। किसी लड़के ने कहा चल आज तो फतेह सागर चलते हैं, चल आज उसकी शादी है वहां चलते हैं। ये बातें छोटी छोटी हमारे सिलेक्शन से हमको दूर लेके चलती है। और आपने एक बार एक भाव से उसको कह दिया नहीं, मुझे उसकी शादी में नहीं आना है, ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएगा। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आप शादी की शुभकामनाएं बाद में देने भी जा सकते हो। नौकरी की परीक्षा एक ही बार होती है, इसलिए जीवन में निष्ठुर बनना पड़ेगा। कई फैसले ऐसे आपको कठोर बन के लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको सिलेक्शन मिलता है। और जिसने इस मंत्र को जीवन में उतारा है कि जिंदगी में अगर हमें कोई चीज, अभी शायद आपने मुझे देखा होगा लेकिन मेरे पुराने जितने भी बैच है उनसे मेरी हिस्ट्री खंगालना, मैं क्लास में कभी मोबाइल भी नहीं ले जाता हूं। अभी मेरी स्थिति थोड़ी प्रतिकूल नहीं है, इस वजह से मेरे मोबाइल मेरे साथ में। बाकी मैं जब मेरी क्लास 4 घंटे की क्लास होती है फिर भी मोबाइल साइलेंट भी नहीं, फ्लाइट मोड पर पे रख करके आता हूं। इतना डेडिकेशन है क्लास के प्रति मेरा। बाकी मुझे कोई रोक नहीं सकता मोबाइल लाने से। मैं ला करके आराम से मोबाइल पढ़ा करके चला भी सकता हूं, पर नहीं, मैं जब पढ़ाता हूं तब मेरे लिए ये बीमारी नहीं चाहिए। उसको फ्लाइट मोड पे रखता हूं, सिर्फ 1 घंटा मेरे विद्यार्थियों के लिए, और वही होना चाहिए। घर वालों को बोल रखा है कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे क्लास में रहूंगा, कोई भी मैसेज लिख करके कर लेना, जब मैं क्लास से फ्री होऊंगा देख लूंगा, कोई इमरजेंसी होगी तो बात कर लूंगा, बाकी नहीं। इतना डेली, जब मुझे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो नौकरीशुदा आदमी हूं, मुझे क्या इतना पड़ा। लेकिन नहीं, जब मैं अपने विषय के प्रति इतना गंभीर हूं तो फिर आपको भी एक वह व्यक्ति ही नसीहत दे सकता है, हिदायत दे सकता है जो पहले उस बात को फॉलो करता हो।
कहने की बातें बहुत सारी है, बता रहा हूं। एक छोटा सा प्रसंग देकर, मैं कहना मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूं, हर बात को प्रमाणित करके बताता हूं, प्रसंग को जोड़ के बताता हूं। एक महिला थी, उसका एक छोटा सा लड़का था 7 साल का। उसे गुड़ खाने की बड़ी आदत थी, खूब गुड़ खाता था। मम्मी परेशान हो गई, पर उस बच्चे ने मीठा खाना छोड़ा ही नहीं। तो सुनने में आया कि पास के गांव में एक साधु जी आए हैं, उनके पास ले जाऊं तो थोड़ा कुछ मिल जाएगा ज्ञान इसके बुद्धि में, तो छोड़ देगा। बच्चे को लेके गए और साधु महात्मा से वो निवेदन करती है कि ये मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, खूब गुड़ खाता है, पर मैं कह कह के थक गई, आप ही बताओ। साधु महात्मा ने कहा 1 महीने बाद आना मेरे पास। बेचारी वो छोटा सा मुंह लेकर के, मुंह लटका करके वापस आई। 1 महीना हो गया और वापस उस बच्चे को लेके जाती है साधु महात्मा के पास और बोलती है कि ये खूब मीठा खा रहा है। बोले 15 दिन बाद आना, फिर मैं आपको बताऊंगा। और वो 15 दिन बाद महिला गई, फिर वही बात कही। साधु महात्मा ने कहा 7 दिन बाद आना, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। अगर ठीक है, प्रवचन खूब हो रहे थे, साधु महात्मा भी व्यस्त थे। फिर 7 दिन बाद वो गई, तब महात्मा जी ने कहा कल तुम आना सुबह 10 बजे, मैं इससे बात करूं। अगले दिन वो गई और साधु महात्मा ने उस बच्चे को बुलाया और कहा बेटा तुम मीठा खाते हो, मीठा खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और पूरा भोजन वो कीड़े खत्म कर लेते हैं, हमारे को खा लेते हैं, शरीर का नाश होता ही होता है और साथ में शरीर की इंद्रियां खत्म हो जाती है, शरीर का पूरा विनाश हो जाता है। इसलिए हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, बीमारी होती है। बच्चों को ये बात समझ में आ गई, कर कीड़े होते हैं, वो मीठा पनपता, अंदर शरीर में कीड़े पनपते हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल, देख वो सामने, देख वो व्यक्ति खूब मीठा खा लिया, इस वजह आज वो मरने की स्थिति में, प्रमाण दिया उसको। बच्चे ने मीठा खाना छोड़ दिया। 7 दिन बाद वो महिला साधु के पास आई, बोले कि यही बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं कही, बात तो इतनी सी थी, बच्चे को कहनी थी। तब साधु ने कहा कि मैं खुद पहले मीठा खाता था, पहले मैं खुद मीठा खाता था। जब मैं मीठा खाना नहीं छोड़ सकता तो मैं इसे कैसे कह सकता हूं कि बेटा तू मीठा खाना छोड़। इसलिए मैंने 1 महीने तक मीठे खाने का, छोड़ने का प्रण लिया, लेकिन मुझसे छूटा नहीं। मैं 15 दिन और मैंने समय लिया, फिर 7 दिन और समय लिया। जब मैं पूर्ण रूप से तैयार हो गया कि अब मैं मीठा नहीं खा सकता, उसके बगैर रह सकता हूं। इसलिए कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई व्यक्ति, कोई हमें नसीहत देता है तो सबसे पहली बात लागू उस पर ही होती है, तभी हमें सही मोटिवेशन मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी आपको कह के जाता, कहने वाली बातें बहुत सारी है, लेकिन हमें समझना है कि कहने वाला चलो कह रहा है, क्या उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन हम उसे जीवन में उतारे। लेकिन मैं तो प्रैक्टिकली जीता हूं, इसलिए मैं कहता हूं मोबाइल से दूर रहिए। फिर मैं खुद क्लास में मोबाइल लगा करके चलाऊंगा तो आप इस बोले सर क्या है, खुद मोबाइल चला रहे हैं? नहीं, मैंने बहुत कठोर आवरण लेना पड़ेगा, बहुत कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, तब जाके आप सुपरवाइजर में सेलेक्ट होंगे। और इसमें ध्यान रखना, सबसे बड़ी पूंजी है जिंदगी की, और वो है धैर्य, धीरज। इसकी पराकाष्ठा है, चरम सीमा है। हम बहुत धैर्य वाले नहीं है। हमें एक बात थोड़ी देर के लिए कोई कह देता था, हमें गुस्सा आ जाता है, तिल मिला उठते हैं, हम ऐसी स्थिति में हो जाते हैं। धीरज धारण करना पड़ता है। परीक्षा एक ऐसी कसौटी आपकी जिंदगी की, इसमें धैर्य धारण, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि सब कुछ लूट चुका, कौन सब कुछ खो लिया, कुछ भी नहीं हुआ है। आप किस्मत वाले हो कि अभी आपके पास बहुत अवसर है, मौके हैं। नेगेटिव विचार जिंदगी में नहीं आने चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप सेलेक्ट होंगे। एक बार एक इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछ लिया गया, छन्नी जानते हो, छलनी, बोले कि छलनी में पानी रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है, तो बहुत सारे लड़के उस इंटरव्यू में सब सुन सुन के चले गए, वेंडो, छलनी में भी पानी रुक सकता है, पानी रुकते हुए गिर जाएगा, पानी डालेंगे गिर जाएगा। तब उस लड़के ने जवाब दिया, बिल्कुल छलनी में पानी रुक सकता है,
कि कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ होने तक इंतजार कर। यह है धैर्य की पराकाष्ठा। अगर पानी को आपको छलनी में रोकना है तो उसके लिए पानी को क्या बनाना पड़ेगा, फिर पानी छलनी में रुक जाएगा। यह है पराकाष्ठा। ऐसी पराकाष्ठा अगर परीक्षा की आपकी जिंदगी में आपने उतार ली ना, तो ध्यान रखना, ये जो लिखा है अपने बोर्ड पे घर पे जाकर के लिखना। और दूसरी बात, वो आप व्यक्ति तैयारी कर रहा है, लड़का जो भी है, असफल अगर हो जाता है तब उसका दूसरा परिणाम भी क्या होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। जिंदगी में दो शब्द हैं, याद रखना, एक है सफलता और एक है असफलता। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। नर हो न निराश करो मन को, काम करो काम करो, जग में रहकर नाम करो। इसलिए ये दो शब्दों को समझा रहा हूं मैं, ये दूसरा गुरु मंत्र पढ़ा रहा हूं। अगर आप इसको चाहते हो, ये लेना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको निष्ठुर बनना ही है। मान लीजिए सफल नहीं हुए तो इस शब्द से सामना करना आपको। माइनस नंबर 1 से रह गया यार, में तो -1 मायने नहीं रखता है, सिलेक्शन हुआ या नहीं ये मायने रखता है। सफल नहीं हुआ तो भले कितने भी नंबर से रहा हो, तू सफल नहीं है। सफल हुआ मतलब सफल है। इसलिए ध्यान रखना, असफलता अनाथ होती है, लेकिन इस सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। ये दूसरा गुरु मंत्र पढ़ा रहा हूं, इसको देखिए, लिख रहा हूं और लिख लेना बाद में कॉपी में। पहले इसका एक व्याख्या कर रहा हूं। असफलता क्या होती है? अनाथ होती है। जबकि सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। अभी आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी। रिश्तेदार होते हैं। अब कैसे, देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूसरों को देख करके यहां पर कोचिंग पर आए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसने किसी ने कहा है तो रॉयल में चला जा, किसी ने ऐड देखा होगा, कोई सोशल मीडिया पे प्रचार देखा होगा, उसको देख करके आए, वो सेलेक्ट हो गया मान लेते हैं। सिलेक्शन होने के बाद मेहनत कौन कर रहा है? आप। जो सेलेक्ट होता वही कर रहा है ना। सिलेक्शन होने के बाद क्रेडिट लेने के लिए कौन कौन आएंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले क्रेडिट लेने आएंगे कोचिंग वाले। इस बच्चे को तो हमने पढ़ाया, मेरिट में आया, रॉयल का नंबर 1 स्टूडेंट, टॉपर, मेरे कोचिंग से। पहला क्रेडिट लेने आएंगे। दूसरा क्रेडिट पढ़ाने वाले सर लेने आएंगे, हमने इसको पढ़ाया है। तीसरा क्रेडिट जिसने आपको भेजा, ये तो यहां घूम रहा था, रगड़ रहा था चौराहे पे, मैंने कहा इसको जा पढ़ के आ, इसको सिलेक्शन मैंने करवाया, वो ऐसे कहेंगे। अब आप सोचिए, ऐसे खूब मिलेंगे आपको, रिश्तेदार बन जाएंगे आपके। सफल हो गए ना इसलिए, लेकिन असफल हो गए फिर कोई आपका साथ नहीं देगा। बंद कमरे में स्वयं अकेले आईने के सामने खड़े रहोगे और अपने आप से देखोगे, कोई कोचिंग वालों की हमदर्दी नहीं, किसी टीचर की हमदर्दी नहीं, और जिसने आपको भेजा वो भी कहीं भाग जाएगा। अब आप समझना, असफल जब व्यक्ति होता है उसका कोई नहीं होता सिवाय उसके। क्या आप अपने रिश्तेदार बनाना चाहते हो तो फिर आपको क्या बनना पड़ेगा? सफलता को चूमना पड़ेगा, और उसके लिए है सतत प्रयास। ये ऐसे नहीं मिलता। जुनून पैदा कर लो जिंदगी में कि बस आई कैन डू इट, मैं करके रहूंगा। इसलिए ध्यान रखना, मैं अपने लिए, मैं तो खूब सारी काम नौकरी छोड़ करके इस विभाग में आया हूं। मुझे पता है, मुझे तो शिक्षक बनना था। कक्षा 7 में जब मैं पढ़ता था तब मैंने जीवन में एक ही सपना देखा, मैं टीचर बनूंगा, और मैंने वो मुकाम हासिल किया। बाकी दूसरे पढ़ा हुआ है वो मुझे पसंद ही नहीं, मेरे को उस फील्ड में जाना, मुझे जाना ही नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया सब चीजें। लेकिन मुझे ये चीज पसंद थी, इसलिए मैं यहां पर आ गया, अपना मुकाम हासिल कर लिया, खुश हूं। इसलिए ध्यान रखना कि किसी कवि ने जो पंक्ति कही है उसका नाम भी बताऊंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही वो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इसलिए आग लगा लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आग लगा लो का मतलब अन्नू कपूर, वो अन्नू मलिक नहीं, वो आग लगा लो, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। मतलब जुनून पैदा करूं, और जब सेलेक्ट होंगे तब आप देखना, मैं मेरी बात याद रखना, कितने लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको पलकों पे बिठाएंगे, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज साथ में। लेकिन इन सब के पीछे एक ही है, आपको त्याग तो करना पड़ेगा और निष्ठुर आपको बनना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? इसलिए अपने दोस्त वो रखो जो आपको इस सीढ़ी तक जाए, बीड़ी तक जाए वो नहीं। समझ गए होंगे आप? मतलब गलत जगह पर ले जाए, घुमाने ले जाए, पैसा है, चल भैया ये तो पैसे वाला, खेत खलियान है, खूब अमीर बाप की औलाद है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे पास हमारे माता पिता का दिया हुआ भले एक बहुत बड़ा एम्पायर क्यों न हो, हमने अपने जीवन का क्या कमाया है, ये जिस दिन आपको फलसफा समझ में आएगा ना, तब आपको लगेगा मेरा अस्तित्व ये है। दूसरों के दम पर तो उछलना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब अपनी पूंजी से, अपने कमाए पैसे से ठोक बजा करके कहो ये मैंने अर्जित किया है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती फिर। और अगर ये अर्जित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमर कसनी पड़ेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कई कोचिंगों में पढ़ा चुका हूं, बहुत एक्सपीरियंस ले चुका हूं। जब बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, उसकी जिंदगी का पूरा साल बर्बाद होता है। एक दिन की कीमत क्या होती है उस अखबार वाले से पूछो, वो अखबार की कीमत एक दिन की है, अगले दिन वो रद्दी है, समोसा खाने के ही काम आता है। और एक साल की कीमत क्या होती है उस विद्यार्थी से पूछो जो फेल हो जाता है। अब आप सोचिए, आप फेल होना चाहते हो या पास होना चाहते हो? पास होना चाहते हो? आज ही कसम खा लो, मैं अपने दोस्त को ऐसा रखूंगा मेरे पास जो मुझे प्रश्न पूछे, उत्तर उसको पूछे, मैं दूसरे से सवाल जवाब करूं। अभी ये मत देखो मुझे सिलेक्शन होना है, जिंदगी में पाने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी में पाना ही कुछ नहीं होता, वॉल्ट भी होता है। अब जिसको समझ में आई उसी को आएगी, अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। आ गई आपको? चलिए तब बात करते हैं। अब यहां से बहुत सारी बातें हैं, बहुत कहूंगा मैं आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल हमने बात की थी, कुछ शब्द हमने लिखे थे। अशुद्ध आप सीख के गए, शुद्ध। अच्छा बताओ, गीतांजलि में मात्रा छोटी आएगी एक बड़ी? वेरी गुड, शाबाश। मिष्टान सही है या मिष्ठान? मिष्टान। दवाइयां में ई छोटी एक बड़ी? वेरी गुड। उज्ज्वल में कितने जा? दोनों ही कैसे? आधे। शाबाश। तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई है। ओके, अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, जिन्होंने खोल रखी, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है? आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। कल क्या हमने पाठ्यक्रम के बारे में बात की थी थोड़ी बहुत? ओके, बस दो बातें प्रमाण के तौर पे कह करके फिर अपनी बात आरंभ करता हूं कंटेंट को लेकर के। चलिए, दो बातें हैं। एक बात है समझने की और एक बात है रटने की। ईमानदारी से बताना, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, तो आप बहुत सुखी रहोगे और जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे, समय से पहले सेलेक्ट होंगे, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी, रटता कौन कौन है अपनी क्लास? नहीं सर, मैं तो रट्टू तोता हूं। रटने वाले कौन कौन है? अरे पूरे हाथ खड़े करो ईमानदारी से। चलो, यानी रटते हैं हम। कोई बात नहीं, रटना जिंदगी में कभी कभी रटना भी पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना हर बार रटना ही नहीं है, समझना जरूरी है। उसका दुष्परिणाम क्या होता वो बताऊंगा। और एक और बात, इत्तेफाक क्या होता है? कोइंसिडेंट होता है ना, इत्तेफाक। अचानक कोई बात होती है, उसको हम कहते हैं इत्तेफाक। क्या इत्तेफाक से नौकरी ली जा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 15 प्रश्न आए और जय बजरंगबली का लो नाम, ठोको, गोले लगा लो। या तो बजरंगबली जी साक्षात आकर के गोले कर ले तो बात अलग है, लेकिन
सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, इत्तेफाक होता है, पर कब होता है? जब आपने 10 प्रश्न कर दिए और 100% 10 के 10 राइट या 5 आ नहीं रहे और आपने जुआ खेला एक अपने आप से, 5 तो आ ही नहीं रहे, 10 में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, वैसे ही सिलेक्शन से बाहर हो, तो अब क्या करें? लगाओ अपने जय बजरंगबली का नाम लो और गोले लगा लो 5। लगा लिए गोले, 6 हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, ये 5 मान लो, ठीक है ना? 5 गोले लगा लिए, किस्मत ने साथ दिया और आंसर की जब आई वो 5 राइट, ठीक है ना? हो सकता है किस्मत ने साथ दिया, लेकिन क्या ये किस्मत सबका साथ देती है? उसका साथ दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। क्या इस बेस पे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। लेकिन जिंदगी में इत्तेफाक होता है, ये भी नहीं नकारा जा सकता। उसका प्रमाण देकर के बताता हूं। पहले इत्तेफाक से शुरू करते हैं। एक मैडम थी, उसने बच्चों को कहा कल सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की स्पेलिंग याद करके आना। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंदीदा, सभी बच्चे आए अगले दिन, फिर पूछा तू खड़ा हो, कौन किसकी स्पेलिंग याद करके आया? कि मैं फैन की स्पेलिंग याद करके आया हूं। किसकी? फैन, FAN, फैन। बोर्ड पे लिख दिया, शाबाश, बैठ जा, फैन ही नहीं पंखा। तूने किसकी याद की? मैंने रेफ्रिजरेटर की। तुमने किसकी याद की? मैंने कैलकुलेटर की। तुमने? एक कंप्यूटर की। ऐसे सबको पूछा जा रहा था। वो मेरा एक पसंदीदा स्टूडेंट है, रामलाल। क्या नाम है उसका? रामलाल। चल तू खड़ा हो, तेने किसकी स्पेलिंग याद की है? बोले रेडियो की। वो आया, लिख, बोल मैडम को देखते ही डरता है वो, तो वो बोल लिखता है RAD। अब बापड़े को स्पेलिंग याद नहीं, भूल गया। मैडम ने कहा चल हाथ आगे कर। मैडम ने जोर से डंडा मारा और लड़का कहता आइयो। RADIO स्पेलिंग थी रेडियो की। मैडम ने कहा सही है, बैठ। यह है इत्तेफाक। मैडम ने मारी बापड़े को, वो तो इसी की वजह से IO कर रहा था, और यहां IO हो गया, और रेडियो की स्पेलिंग चल बैठ, सही है। ये इत्तेफाक है। पास वाली उधर कोने वाली खिड़की में एक और बैठा हुआ था, सोनलाल। चल इधर आ, हॉट की स्पेलिंग बता, चल बोल। उसको याद नहीं हुई, खड़ा हो जा। थोड़ी देर बाद में उसका एक दोस्त नीचे से जा रहा था, सफासट मैदान जिसका, और पीछे क्या थी? चोटी। किधर गया? खिड़की के बाहर। उसको बुलाता, ए चोटी। क्या ये? हॉट, HOT। मैडम ने कहा सही है, बैठ। पहले क्यों नहीं बताई? ये है इत्तेफाक। ये क्या है? इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक होते, पर हर बार हॉट की स्पेलिंग थोड़ी पूछी जाएगी। ये किस्मत ने साथ दिया, कोई चोटी वाला गया और उसने उसको पुकारा, मैडम ने वो समझा, ये हो गया। इसको कहते हैं इत्तेफाक। पर नौकरी इससे नहीं मिलने वाली। अब बात करें इन दोनों पर, समझने वाले पर, रटना नहीं है। एक लड़का वो इनकी तरह जो हाथ खड़े किए ना, वो रटने वाले में, वो रट्टू तोता था। मेरे जैसा व्यस्त व्यक्ति, सुबह निकलता शाम घर पहुंचता है। उसने अपने पिताजी से कहा पापा पापा मुझे इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश सीखनी है मुझे। पिताजी ने कहा चलो ठीक है, याद कर लेना, मैं आऊं तब तक। YES YES। पापा तो चले गए, लड़का रट रहा YES 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 YES। 10 मिनट में स्पेलिंग रट ली उसने, बस क्लियर हो गई। अब उत्कंठा है, पापा आए मैं बताऊंगा, पापा आए मैं बताऊंगा। लेकिन इसी दरमियान एक मेहमान आ गए घर में। मेहमान ने कहा बेटा चॉकलेट खाएगा? उसका दिमाग वही चल रहा है, यस। मेहमान ने चॉकलेट दे दी। बोले वाह वाह क्या बात है, चॉकलेट मिल गई, ठीक है। मेहमान ने कहा बेटा घूमने आएगा? बोले यस। घूम के आ गया। फिर वो घर पे आकर के मम्मी ने कहा चल दूध लेके आ जा। वो छोरा दूध लेने गया तो सामने से एक पहलवान आ रहा था, और पहलवान उस बच्चे से टकरा जाता है। पहलवान ने कहा दिखता नहीं है क्या? बोला यस। एक झापट पड़ गई बापड़े के, और आया ऐसे हाथ लगा करके, और पापा को कहते पापा पापा पहले आपने जो शब्द सिखाया सुखा अनुभूति हुई, बाद में दुखा अनुभूति हुई। पापा ने कहा
कोई बात नहीं बेटा, अपने तो ये याद कर, NO नो, NO नो। पापा चले गए, अगले दिन वही आ गए मेहमान वापस, बोले मिठाई खाओगे? नो। वाह ठीक है। घूमने आओगे? नो। मम्मी ने कहा जा दूध लेके आ जा। बेटा गया, सामने वही पहलवान नजर आ गया, कल मार खाई है याद है कि नहीं? बोले नो। ये कर पड़ेगी बापड़े को। बच्चे ने यस और नो को रटा, समझा नहीं। और परीक्षा में पेपर सेटर इसी का फायदा उठाते हैं। जो रट्टू तोता होते हैं उनका हम जैसे पेपर सेटर खूब मजा लेते हैं, क्योंकि ये रट के आया, इसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अभी आपको मैं बताऊंगा कंसेप्ट क्या है, अभी आप देखो मजा आएगा आपको कि हमने शब्दों को समझा नहीं, रटा था। अब रटना नहीं है, अब समय समझने का। ये काम मेरा है और मैं आपको समझाऊंगा उदाहरण देख करके। अभी देखो हर एक चीज को प्रमाणित करके बताने वाला हूं। चलिए कैसे, देखिए। एक शब्द है मुरारी और मुरारी। सवाल यह है दोनों में से सही कौन सा है? आप बताएं, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। चलिए आप बताओ। फर्स्ट, वेरी गुड। आप बताओ। हाँ हो सकता है, सभी परीक्षा में एक जैसा उत्तर तो देंगे नहीं, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा। आप बताएं, फर्स्ट या सेकंड? दोनों राइट, शाबाश। आप बताओ। सेकंड। आप बताओ। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। चलो दोनों गलत। कोई ऐसा भी है? हा? अच्छा ये बताओ, क्या होता है मुरारी? नहीं जानते? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बता दूंगा ना। लेकिन नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तुम बताओ, मुरारी जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते, मुरारी नहीं जानते, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आगे आप बताओ। दो नंबर कहाँ है? फर्स्ट सेकंड? वो सही है, किसको कहते हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम हैं अभी बताएंगे आपको। चलिए कोई बात नहीं, नहीं जानते हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। बात यह नहीं है, बात यह है कि हम सीखने की पहली कड़ी में आ गए। अब कल जब मैं गया था तब मैंने आपको एक चार्ट बताया था समझने वाले में, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? संधि। और उसी से ये चीजें सब क्लियर होगी। अब मैं 360 डिग्री एंगल पे आ रहा हूं, देखना अभी, ठीक है। मुरारी शब्द कौन सा सही है? उसमें ये राइट है, पहली बात तो ये सही है। अब आप देखिए ये सही क्यों है, इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी है। ये है मुर और ये है अरी। देखो हिंदी में सारा खेल शब्दों का ही है, क्या पढ़े भैया क्या छोड़े, दोनों सही है। अरी भी होता है और अरी भी होता है। इस अरी का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन, रिपु, इसका मीनिंग है। और इस अरी का अर्थ है संबोधन, स्त्रीवाचक है। जब हम किसी को पुकारते हैं, बोलते हैं, उस समय अरी का प्रयोग करते हैं। अरी अठिया सैलो की बाड़ी चला, अरी बोलते अरी। अरे यानी संबोधन। अभी फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या अर्थ होता है इसका? शत्रु। शत्रु में वो छोटा ही आता, बड़ा नहीं आता। अ और अ मिलके क्या बनेगा? आ। ये दीर्घ संधि है। आपको अब आपकी दीर्घ संधि आ गई। दीर्घ संधि कितनी इंपॉर्टेंट है अब यहां हमें सीखने मिलेगा। मुर नाम का एक राक्षस था, कहां है वो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, घड़ी बांध रहे हो जो, कहां है वो? अरे कहां आए हो? पता नहीं? पढ़ने आए? बोले पता नहीं। वो क्यों हुआ है? वो तुम्हारे दोस्त को लेके आ रहा हो अभी, ठीक है। मुर नाम का एक राक्षस था, उसको भगवान कृष्ण ने मारा था। किसने मारा? भगवान कृष्ण ने मारा था। अरे यानी शत्रु। मुर राक्षस के जो शत्रु है वो कौन है? मुरारी।
और मुरारी कहते हैं भगवान कृष्ण को, और ये कृष्ण का पर्यायवाची है। दुनिया में कृष्ण एक है, और जो एक होता है उसमें समास होता है बहुव्रीहि। कौन सा समास है ये? और मुरारी कृष्ण का क्या है? पर्यायवाची है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुरारी किसे कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। हमने अरि को पकड़ा, अभी मैं बता रहा हूं आपको ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आ गया कंसारी। क्या आ गया? अब इसमें मूल शब्द है कंस, और इधर आ गया अरि। और कंस का शत्रु दुनिया में एक ही है, कृष्ण। तो कंसारी किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का। ये ध्यान रखना, कंसारी कृष्ण को कहते हैं, और कृष्ण दुनिया में एक है। तो ये भी कौन सा समास है? बहुब्रीहि। इसका विग्रह होगा कंस का अरि है जो वह कौन? कृष्ण। ध्यान रखना, कंसारी कृष्ण को कहते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब इसका उत्तर आपकी जबान खुद कहेगी। ये है रावणारी। क्या लिखा मैंने? बताओ संधि विच्छेद क्या होगा? रावण प्लस अरि। रावण का शत्रु दुनिया में एक ही है, राम। तो रावणारी किसका पर्यायवाची है? मैं पर्यायवाची पढ़ा रहा हूं, संधि पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आई आपको? ये किसका पर्यायवाची है? आगे देखो, बात खत्म नहीं हुई अभी। ये आ गया मृगारी। क्या आ गया? इसका संधि विच्छेद करो, मृग प्लस अरे। और मृग का शत्रु दुनिया में एक ही है, सलमान खान। शेर। एक बार पूछ लिया किसी को कि मैंने हिरण का शत्रु कौन है, जरूर विष्णु ही होगा कोई, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए वैसे, और उन्होंने तो यहाँ हिरण मार लिया हमें, है ना? तो काफी समय तक केस भी चला था, इसलिए हो सकता है इस प्रभाव में आकर उसने उत्तर दिया हो। तो मृग का शत्रु जंगल में एक ही होता है, शेर का पर्यायवाची है। किसका है? हाँ, मृग प्लस अरि से क्या बनेगा? मृगारी। अगला देखिए, ये आ रहा है मदनारी। क्या लिखा है? कोई मदन जी की नारी नहीं है? हाँ, वो तुम्हारा दोस्त आ गया ये मदनारी। अब दिक्कत ये आती है कि ये किसका पर्यायवाची है, यह मैं नहीं पता, अभी बता पड़ेगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा मदन, और इधर आएगा अरे। अरे यानी क्या होता है? शत्रु। अब इसकी कहानी समझिए, मदन बहुत खतरनाक देवता है। भगवान शिव को लड़ने के लिए चाहिए त्रिशूल, भगवान कृष्ण को लड़ने के लिए चाहिए सुदर्शन चक्र, भगवान राम को चाहिए धनुष, हनुमान जी को चाहिए गोटा गदा। वैसे कामदेव को लड़ने के लिए हथियार है, उनका लड़ने का हथियार है माइंड को डाइवर्ट करना। पढ़ते पढ़ते अचानक फतेह सागर जाना है, समोसे की खुशबू आ रही है, ये माइंड डाइवर्ट होता है तुरंत, ये कामदेव करता है। मैं पढ़ा रहा था, दिमाग कहीं और है, जैसे इनके उधर दिमाग लगा है, कहां है पता नहीं, अरे ये कामदेव का जवाब था। कामदेव कामयाब हो गया, इस छोरे का दिमाग डाइवर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भला अरे ये इसको छोड़ो पढ़ने में, तो जब भी पढ़ने में जिसका भी मन नहीं लगे समझ लेना कामदेव आ गया है। कौन आ गया है? किसी को भी कभी भी कोई भी शब्द किसी भी समय पूछ सकता हूं मैं, जगते रहना, मेरी इज्जत के कांकरे हो जाएंगे। इतनी बड़ी सभा में कोई सवाल करे ना उत्तर नहीं आवे तो समझ लेना मेरी क्लास बहुत अलग ही तरीके होती है। मैं तो जगा के रखता हूं ठोक बजा करके। मेरी क्लास में बच्चा सोता नहीं है, मैं सोने नहीं देता हूं। हम सपने सोते हुए देखते हैं, लेकिन मैं जागते हुए सपने दिखाऊंगा। सुपरवाइजर बन के जाना है, सोने थोड़ी आए। हाँ, इसलिए ध्यान रखना। तो कामदेव का काम बताओ क्या है? माइंड को। और हथियार क्या है? आईपीएल देखते हो? आईपीएल इंडिया, उसमें वो नाचने वाली चीयर गर्ल, वो हथियार है इनका, जिसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है? मेनका, रंबा, तिलोत्मा, उर्वशी, ये सुंदरियां हैं, अप्सरा है देवलोक की। जब भी कोई राक्षस तपस्या करता है तुरंत कहते हैं जाओ माइंड डाइवर्ट करो।
नाचो, है ना। और वो अप्सराएं नाचती है और तपस्या उनकी भंग हो जाती है और वो तपस्या नहीं कर पाते। ये ध्यान रखना। तो हुआ ये कि राक्षसों का अत्याचार इस सृष्टि पर बढ़ गया, तो बात यहां तक पहुंच गई सभी देवताओं में कि इन राक्षसों का संहार भगवान शिव के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन मरण इस बात का है भगवान शिव को तपस्या में लीने जगाए कौन, क्योंकि जैसे ही जगाएंगे भस्म हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा नेत्र खुल जाएगा। भगवान शिव को स्वयं भगवान शिव के अलावा कोई नहीं जगा सकता। कामदेव ने कहा मैं हूं ना, मेरा काम ही है माइंड डाइवर्ट करने का। अब भी जाता हूं मैं भगवान शिव को तपस्या में लीन है, अब भी जाता हूं। तुरंत अप्सराओं को भेजा, मेनका, उर्वशी, रंभा, चलो कैलाश पर्वत पे नाचो। और वो नाचती है। भगवान शिव तपस्या में लीन मग्न, कोई असर नहीं होता उन पर। अच्छा, ये दाव खाली गया। फिर दूसरा दाव, ये पुष्प धनवा है, फूलों का धनुष लेके चलने वाला देवता है। चलाओ न नैणों से बाण रे, वो वाला देवता है ये। हाँ, फूलों के तीर चलाता है, फूलों का धनुष लेके घूमता है। तुरंत आपको पता, कभी माइंड डाइवर्ट करना किसी का, परफ्यूम लगाते हैं, चंपा, चमेली, मोगरा, नाना प्रकार के पुष्पों से कैलाश पर्वत को सुगंधित कर दिया। और तब भी भगवान शिव की तपस्या जो थी वो भंग नहीं हुई। बोले मुझे ही मैदान में जाना पड़ेगा अब तो। और कामदेव सीधे गए कैलाश पर्वत पर। वो डीआईडी चैंपियन थे डांस इंडिया डांस के। हाँ, और वो नाचते, नृत्य कौशल बहुत अच्छा था कामदेव में, था तो था। वो जैसे ही नाचने लगते हैं तो कैलाश पर्वत पर 9.6 रिएक्टर पैमाने पर भूकंप आ जाता। और जैसे ही वो भूकंप आता, भगवान शिव तपस्या उनकी भंग हो जाती है। तुरंत सामने देखते हैं तो कौन है? कामदेव। तीसरा नेत्र खुलता है, कामदेव भस्म, राख रकोड़ो वानी वेग्यो बापड़ो, राख, बिल्कुल कुछ भी नहीं, राख बन गया। उधर उसकी पत्नी रति रोती रोती आई, वेयर इज माई हस्बैंड। तो भगवान शिव ने कहा ये पढ़ो, ये पड़ा राख में। बोले कहां, नजर ही नहीं आ रहा है। तब से भक्त कामदेव का नाम पड़ा अनंग, बिना अंग का देवता है। सारे अंग मिट्टी में राख में मिल गए, एकमात्र ऐसा देवता है जिसके अंग नहीं है, इसलिए उसको अनंग कहते हैं। अन उपसर्ग है, आगे पढ़ाऊंगा। बिना अंग का देवता है, अनंग कामदेव को कहते हैं। रति उसकी पत्नी का नाम है, इसलिए रतिपति कहा जाता है। इतने सारे शब्द हैं वो बता रहा हूं फिलहाल। तो मदन, कामदेव, कामदेव का शत्रु कौन? इतनी शल्य क्रिया करोगे, इतने पोस्टमार्टम करोगे, इतने शब्दों को तोड़ोगे, तब जाकर के शब्दों पर आप पकड़ कर पाओगे कि कोई मदन जी की नारी है अटैक ही कर रही है, कि मदन जी की नारी वारी नहीं है यहां पर, कोई शिव को कहते हैं। और अरी हमने सीखा तो मदनारी का मीनिंग समझ में आया। अब आप देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्या शब्द है? उर्गारी। करे इसका पोस्टमार्टम, लगाओ दिमाग। तो उर्गा, ऐसा हर कुछ लगाएंगे हम, लेकिन अब नहीं। देखो इधर, हर एक शब्द को सटीकता से समझाऊंगा। ये मूल शब्द है उर। उर कहते हैं हृदय, हार्ट। उर यानी हृदय, और ग यानी गमन, प्रत्यय। ये ग आगे पढ़ाऊंगा मैं प्रत्यय में। ग यानी गमन करने वाला, जो हृदय के बल गमन करता है, रेंग कर चलता, रेप्टाइल प्रकृति का सांप, स्नेक। और ये है अरी, अरी यानी शत्रु, और अ मिलके क्या बनेगा? आ। और उर्गारी, सांप का शत्रु दुनिया में एक ही है, नेवला। अब आप सोचो, नेवला, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। सांप को कौन खाता है? अरे रुक जाओ, अभी तो बात खत्म नहीं हुई है। अरे मैं मोर जानता हूं तो अंग्रेजी में पिको काय बोल रहा है? हाँ?
तुम तो एक ही जानते हो, मैं 27 जानता हूं। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग ले सारंग दरियो, सारंग सारंग माए। ये बहुत बड़ा यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें मोर भी है और सांप भी है। खैर छोड़ो, अभी इस पर बात कर। तो नेवला सांप का जितना दुश्मन नहीं है, उससे भी ज्यादा दुश्मन है गरुड़, बाज। कौन है? और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कमबख्त ये पर्यायवाची में आ गया था। बाज को कहते हैं शैन। क्या कहते हैं? याद रखना, शैन। ये विष्णु का वाहन है, गरुड़ जिसे आप कहते हैं। और ये कभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया या एनिमल प्लेनेट कोई चैनल अगर देखते हो तो देखना, सांप बाज के पंजों में पकड़ करके बाज ऊंची चट्टानों में ले जा करके टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चों को खिला देता है। इसलिए ध्यान रखना, सांप और नेवले की तो दुश्मनी है। नेवला कट उसको मार देता पर खाता कम है, बहुत रेयर केस में वो मार देता, लेकिन उसका असली दुश्मन कौन है? बाज। तो इसलिए उर्गारी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। उर्गारी नेवले को भी कहते हैं, उर्गारी बाज को भी कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब उरग का मीनिंग नहीं पता तो उर्गारी का अर्थ कैसे पता लगेगा? इसलिए संधि कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आया मैंने क्या बात संधि की क्या? नहीं, मैंने पर्यायवाची, शब्द शुद्धि और दूसरी बातों को लेकर के सभी पर मैंने बात की है। अब आई बात समझ में? इस तरीके से हर एक टॉपिक को महत्व देकर के हमें को पढ़ना है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब मैं जिस पर मैं बात करने वाला हूं, आप लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, कल हम इस पर खूब बातें करेंगे। ये हिंदी की महत्वपूर्ण अवधारणा है। समय का हमारे पास अभाव है, इसलिए मैं केवल ये ध्यान रखना, जब कल आप यहां आओ तो आप जिंदा हो या नहीं उसका प्रमाण मुझे देना है। और आज सिर्फ इन पर मैं बात करके जाऊंगा, ठीक है? लिखना किसी को नहीं है, भले आप कॉपी बंद करके आप अपनी पुस्तक जो भी है उसको बैग में रख लो, लेकिन जब आओ यहां पर तब इन सभी का उत्तर सबके पास होना चाहिए, ठीक है? देखो कितने तेजस्वी लोग हैं, मैंने कहा और तुरंत अप्लाई कर लिया। इतने डेडिकेट अगर पढ़ने में होते हाँ तो कितना बढ़िया रहता। हाँ, पढ़ते हो? हाँ, सही में हॉस्टल में हो तब तो पढ़ते हो। चलिए, सबसे पहले जिस पर हम बात कर रहे हैं वो चार अवधारणाएं कौन कौन सी है, उसमें से सबसे पहले है वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। इन सब में सबसे पहली जो कड़ी आती है, जो कभी हम लिखते नहीं है, लेकिन इसके बगैर बात अधूरी है, और वो है ध्वनि। मैं जो लिखता हूं उन शब्दों पर ध्यान देना, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एक बैच में एक लड़का था और उसने लिख दिया ध्वनि। बोर्ड पे मैंने ऐसे लिखा है, और जब मैं परिभाषा लिखवा रहा था तो ऐसे लिख रहा था। इसका मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एक अच्छे दृष्टा नहीं है। ध्वनि को देखकर भी हम सही नहीं लिख रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? अरे भैया, ये ध्वनि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि भानुशाली एक बहुत अच्छी सिंगर है, हमने नाम भी सुना हुआ है। किस किसने इस नाम सुना? हाथ खड़ा करो। हाय शाबाश। जिसने नहीं सुना है वो गाना कभी सुना, वो सुनना, ले जा रे, वो ध्वनि भानुशाली ने गाया है। किसने गाया है? हाँ, मैंने कहा मैं पढ़ाई के अलावा बहुत सी बातें करूंगा, ठीक है ना? मल्टी टैलेंटेड हूं मैं, नेशनल कमिश्नर अवार्ड प्राप्त किए हो, राष्ट्रपति, अभी तो बात खत्म नहीं हुई है, मैं राष्ट्रपति स्काउटर हूं, यानी राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त किया। डॉक्टर KR नारायण नाम सुना, और शंकर दयाल शर्मा नाम सुना होगा आपने। हाँ, इसके अलावा बलिराम भगत राज्यपाल हुए हमारे राजस्थान के, उनसे भी मैंने अवार्ड प्राप्त किया हुआ है, ठीक है ना? राज्यपाल पुरस्कार भी किया, राष्ट्रपति अवार्ड भी किया। इतना ही नहीं, नेशनल जम्बूरी थर्ड सार्क, यानी कि जम्बूरी जो बहुत बड़े लेवल पे होती है, हाल फिलहाल अभी पाली राजस्थान में हुई थी ना, वैसे उड़ीसा में हुई थी, और उसको मैंने अटेंड किया था। राजस्थान के 1250 स्काउटर में से मैं नंबर 1 पे रहा, जिसने 32 में से 28 एडवेंचर एक्टिविटीज मैंने पास की थी। 32 में से 28 एडवेंचर एक्टिविटीज, ठीक है? ये तो बात मेरी किसकी हुई, स्काउट्स और दूसरी NCC वगैरह उससे संबंधित।
अब बात करते हैं खेल से संबंधित। मैं यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर रहा हुआ हूँ और स्टेट वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल का भी खिलाड़ी रहा हूँ, यानी वॉलीबॉल मेरा प्रिय खेल है। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन अब समय इतना नहीं रहता, इसलिए नहीं खेलता। वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ। इसके अलावा नेट, स्लेट, एमफिल, हर प्रकार की जो डिग्रियां होती है वो सब कर रखी है। गोल्ड मेडलिस्ट जिसको आप कहते हो, नाम सुना होगा, गोल्ड मेडल मिलता, यूनिवर्सिटी टॉपर जिसको कहते हैं, उस प्रकार के रैंक को अर्जित करने वाला व्यक्ति हूं। तो इसलिए आप निश्चित रहिए कि आपको जो पढ़ाने वाला वो सिर्फ पढ़ा ही नहीं, वो हर दूसरे क्षेत्र में भी उतनी ही रुचि रखता है, जिसको हम कहते हैं मल्टी टैलेंटेड। ठीक है ना? तो जिंदगी में केवल एक के पीछे मत भागो। ये देखो कितने तेजस्वी लोग हो, ये है फर्क। पर मैंने आपको कहा, आप जो कह रहे हो वो बात अलग है और मैं जो कह रहा हूं वो बात अलग है। हाँ, ये ध्यान रखना। मोहब्बतें तो इंसान को होती है, किसने कहा नहीं होती है, पर वो बात अलग है, ये ध्यान रखना। एक छोटी सी बात है, पहले उसको कह देता हूं, फिर इस पर मैं आता हूं कि जब भी ये दर्द नजर आए, पहले दर्द तो देखो, जब भी ये दर्द नजर आए किसी समंदर की तरह, जब भी ये दर्द नजर आए किसी समंदर की तरह, तू मेरे दिल में उतरना किसी खंजर की तरह। जब भी ये दर्द नजर आए किसी समंदर की तरह, तू मेरे दिल में उतरना किसी खंजर की तरह। इस फटे हाल उदासी से न आंको मुझको, मैं भी जिया हूं बहुत बार सिकंदर की तरह। ये ध्यान रखना, जिंदगी में अगर कुछ प्राप्त करना है, तो अचीवमेंट करना है, तो बिंदास बनो, मस्त मौला बनो, ये ध्यान रखना। बाकी चाहते तो होती रहेगी, हम इतना अच्छा बनेंगे तो ऑटोमेटिक ही पेड़ पर आशियाना बनाने के लिए पक्षी आएंगे। आप कोड वर्ड की भाषा समझते हो तो कोड वर्ड में ही बात करता हूं। हिंदी की वोकेबुलरी से परिचित कराता हूं। ये जो रातों को बुलबुलें चहचहाती है, ये जो रातों को बुलबुलें चहचहाती है, ऐसा लगता है कि गीत विरह के गाती है। विरह जानते हो, तड़प, वियोग। हाँ, कि ये जो रातों को बुलबुलें चहचहाती है, ऐसा लगता है कि गीत विरह के गाती है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हुआ, लोग कहते हैं अक्सर मोहब्बत में रातों की नींदें उड़ जाती है। कि लोग कहते हैं कि अक्सर मोहब्बत में रातों की नींदें उड़ जाती है। यार कोई हमसे भी मोहब्बत करो, कम वक्त हमें नींद बहुत आती है। चलो ये ध्वनि पे आओ वापस। चलो अभी तो बहुत पढ़ना है, 2 महीने तक आपको पता ही नहीं लगेगा, 2 महीने आप मेरे साथ थे। चलो, अच्छा आपको लगता है मैं कहीं दर्द है मेरे सीने में? अरे भैया देख, आप नहीं नहीं, जो सच बता रहा हूं ईमानदारी से, जिस पर बीतती है उसी को पता है। कि आप सोचिए, मैंने इस दर्द को भी दरकिनार कर रखा है आपको पढ़ाने के लिए, अपने आप को इतना मस्त मौला बना रहा हूं। अब यहां से जब जाता हूं तो रात को बहुत पेन होता है, क्योंकि अंदर सलाखें हैं, अंदर वो वायर लगा रखा है, झपक झपक करता अंदर, इतना दर्द होता है। लेकिन आप किसी एंगल से, ये पट्टी बंधी हुई है, इस वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा है कि वैसा कुछ सर हो, मतलब बीमार होंगे या कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये एहसास होने नहीं दिया। क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी एनर्जी के साथ। लास्ट क्लास है आपकी, मेरी 4-4 घंटे की क्लास होती है। कितने घंटे की? और ये अंतिम बार पढ़ा रहा हूं, ये घंटा आपका लास्ट 7 से 8 की क्लास, लेकिन चेहरे पे कहीं थकावट नजर नहीं आएगी। वो एनर्जी, आप, मैं कह रहा हूं मेरी क्लास सबसे ज्यादा एनर्जी देके जाएगी आपको जाते जाते, कि चलो ये लास्ट तक हम
पढ़ते हैं ना तो थक जाते हैं। थक स्कूल में लास्ट का पीरियड कभी पढ़ने का नहीं होता है, और मेरे विद्यालय में लास्ट का पीरियड मैं लगाता हूं, और सारे बच्चे लास्ट पीरियड तक रुकते हैं। सर की क्लास है, पढ़ के ही जाएंगे। आप सोचिए, अगर ये स्थिति रहती है तो समझिए कि बच्चे के अंदर पढ़ने की लगन है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी वजह रही होगी। चुंबक होती है तो लोहे को आकर्षित करती है। वो चुंबकत्व वो शिक्षक में होना चाहिए। बच्चों को समय समय पर उस प्रकार का मोटिवेशन दे, उस प्रकार की उसके अंदर एनर्जी का क्या करे, ऊर्जा का संचार करे। आप पता मुझे बोझिल हो रहे हो, मैं क्या यहाँ शायरिया सुनाने थोड़ी आया हूं, मैं क्या काव्य पाठ करने थोड़ी आया हूं, मैं पढ़ाने आया हूं। लेकिन कुछ हल्के फुल्की बातें करने से आपके अंदर अब थकावट दूर हो जाती है। अच्छा है, चलो थोड़ा कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट हो रहा है। मेरा उद्देश्य एंटरटेनमेंट करना नहीं है, उसके लिए कपिल शर्मा वाले उनको देखो, आप जाओ, कोई मतलब नहीं है। वो पैसा कमा रहे, हम लोग पढ़ने आए। लेकिन मैं पूरा काम करूंगा, पढ़ाने के पर ज्यादा फोकस करूंगा, लेकिन आपको बीच बीच में हंसाऊंगा भी। मेरी पढ़ाने की शैली थोड़ी अलग है। खैर, तो हम बात कर रहे थे ध्वनि पर। अब फास्टली थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, एक एक पर क्लियर। रिपीट क्या पढ़ाया तो है नहीं, फिर भी इस पर बात करें। वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, वह ध्वनि जिसका उच्चारण एक ही प्रयास में हो जाए, उसका लिखित रूप क्या कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं अ, देखो ये ध्वनि है, कहीं चली गई, इसको सुरक्षित रखने के लिए लिपि बनाई है, और ये मैं लिख रहा हूं, ये है वर्ण। तो वर्ण लिखित रूप है, ध्वनि उच्चारण का विषय है। तो इसलिए पहला प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लेखन में कौन सी है और उच्चारण में कौन सी है। बात समझ में आ गई। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बात करेंगे इन पर कल अगली क्लास में, लेकिन इस पर आते हैं शब्द पर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये देखो, ये क एक वर्ण है, ये म एक वर्ण है, और ये है ल। क प्लस म प्लस ल इजिकल टू फसल, कमल। जग रहे हो, इसका मतलब सही है। क्या हो गया। अब ये वर्णों का क्या है, समूह। समूह है, बिल्कुल समूह है, और ये सार्थक है। इसका अर्थ होता है कमल एक फूल होता है, ठीक है। लेकिन जिंदगी में कई बार निरर्थक शब्द भी होते, निरर्थक शब्द भी होते हैं, हमें पता ही नहीं है, लेकिन भाषा में खूब काम में लिए जाते हैं। अब आप देखिए, यह है आस और यह है पास। सार्थक कौन है बताओ इसमें। आस का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन पास का। लेकिन बोलते हैं आस पास कौन रहता है, नहीं है तो फोन करना है ना। ऐसा होता है कि डायलॉग मारते नहीं मारते। ये आस का मीनिंग नहीं होता, पास का मीनिंग होता है। तभी तो हम कहते हैं तुम पास आए। कभी यूं कहा तुम आस आए, ऐसा कहा क्या, नहीं। ठीक है, इसी प्रकार देखो क्या आ रहा है, आमने सामने। बताओ क्या होगा, कौन सा सही है, सामने। लेकिन हम बोलते हैं नहीं बोलते, आमने सामने देखना, ऐसा देखना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। लेकिन आमने का कोई मीनिंग है क्या, सामने का मीनिंग है, बिल्कुल सामने। लेकिन आमने का प्रयोग करते हैं, ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी भाषा में चमत्कार लाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये अगर शब्द होता तो फिर गाने में भी आता, आमने ये कौन आया दिल में हुई हलचल। नहीं, हम बोलते हैं सामने ये कौन आया। आई बात समझ में। इसी तरह से देखिए अगल बगल, बताओ सार्थक कौन है। बगल का मीनिंग क्या होता है, पास में। अगल का मीनिंग कुछ नहीं होता, इसलिए बगल का मीनिंग पास में। तभी तो कहना पड़ा इलियाना डिक्रूज और शाहिद कपूर पर फिल्माया कहना गाना, फटा पोस्टर निकला, और तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूं। सुना आप लोगों ने। हाँ, ये बगल का मीनिंग होता, अगल का कोई मीनिंग नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे शब्दों पर। क्लास टाइम बहुत जल्दी हो जाता है आपकी क्लास का, क्या है। चलिए क्लास ब्रेक खत्म।